नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष गंगा इस चैनल पर करता हूँ। यह विश्वास रखता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, भले ही हम बीच बीच में छोड़ दे रहे हैं लेकिन पढ़िए अच्छे से। देखिए आज हम प्रयास ये मतलब व्याकरण तो लगभग खत्म ही था, थोड़ा बहुत बचा है, वो भी पूरा करेंगे ही। लेकिन सोच रहे थे गद्य को भी साथ में ले चले, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, टाइम बर्बाद कर दी। तो ये गद्य का प्रथम चैप्टर आपके समझ आए हैं, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखित है। पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, ये कृतियाँ, रचनाएँ को पढ़। आप जैसा कि जानते हैं कि जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं, कॉमर्स वाले हैं, ये साहित्यिक परिचय का है, और जो आर्ट्स के बच्चे हैं जीवन परिचय। अब चाहे जीवन परिचय आए, चाहे साहित्यिक परिचय आए, चाहे जो भी हो, लेकिन पढ़ना तो सभी के, क्योंकि एग्जाम में भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बना दिया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जन्म और मृत्यु को बताइए, तो क्या करेंगे आप, है कि नहीं। तो इसलिए आप पढ़िए। तो सबसे पहले ये जो बक्स में दिया रहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यही पूरा एक तरह से मान को अगर आप अच्छे से याद किए हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उस दिया गया है, देते हैं। जैसे जन्म इनका कब, तो ये 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश। आप उपाधि इन्होंने कौन कौन सी, डिग्री कौन कौन, तो पीएचडी और डीलिट की उपाधि इन्होंने। भाषा क्या है, विषयानुकूल। विषयानुकूल का मतलब जैसा विषय वैसी भाषा, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो जैसे अगर आप मराठी ग्रंथ लिख रहे हो, तो हम मराठी में लिख रहे हो, अगर मराठी का आपको ज्ञान है तो उस किताब को आप मराठी भाषा में लिखेंगे। अगर आप खड़ी बोली में लिख रहे हैं, बोली में आप आपको लिखेंगे। अगर आप गुजराती में लिखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब गुजराती भाषा चाहिए, तो उस तरह से आप लिखेंगे। कुछ ऐसे विद्वान होते हैं कि जो जिनको बहुत सारी भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान होता है, तो वो जैसा प्रसंग देखते हैं वैसी ही भाषा करते। क्लियर हो ना। विषय मतलब यहाँ प्रसंग, घटना, ठीक। और कैसी है, प्रौढ़ है और परिमार्जित खड़ी बोली। प्रौढ़ का मतलब होता है जिसमें एक श्रेष्ठतापन आ जाए। जैसे अभी आप युवा हैं, युवावस्था प्रौढ़ावस्था, अवस्था चार पांच होती है ना। रसवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अरे युवावस्था, किशोरावस्था, युवा कोई किशोरावस्था कर दें, जिसका प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के अंदर समझदारी आ जाती है, वो सामाजिकता के ज्ञान समझ जाता है, इस तरह से हमको रहना है, समाज को कैसे आगे ले जाना है, अपने अपना एक अपना स्थान बनाना है समाज, ये प्रौढ़ता आ जाती है। प्रौढ़ मतलब ऐसी भाषा जिसमें अच्छा खासा शब्द ज्ञान या शब्दकोश का प्रयोग किया। परिमार्जित मतलब होता है परिवर्तन या परिवर्तित करके। परिमार्जित, मार्जन करना, सुधार करना ना। तो परिमार्जित खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया, अर्थात खड़ी बोली है लेकिन सुधरी हुई खड़ी बोली, या अन्य जो भाषा है उनसे उनका सुधार करके एक अच्छी खड़ी भाषा प्रयोग की। तो ये है भाषा शैली का। अगर इसी का विस्तार करना चाहें, आराम से कर सकते हैं कि ऐसे लिखेंगे ना आप कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो भाषा है वह विषयानुकूल है। अर्थात जैसी भाषा विषय होता है, जैसा प्रसंग होता है, जैसा वो कहानी नाटक उपन्यास लिख रहे होते हैं जिस विषय को लेकर के। भाई देखिए विषय क्या है, जैसे समाज को आप लिखिए, कोई ग्रंथ लिख रहे हैं आप समाज के बारे में लिखेंगे ना। अगर आप शिक्षक, मान लीजिए आपका पाठ का नाम शिक्षक है, अध्यापक, तो आप अध्यापक से संबंधित सारी बातों को लिखेंगे ना। अगर आप मान लीजिए मुस्लिम ऐसा कोई पाठ लिख रहे हैं, तो मुस्लिम की विशेषताएं, उसके गुण, उसके क्रियाकलाप को भी आप दिखाओगे ना। तो वैसे भाषाओं का प्रयोग करोगे आप। भाई जैसे अब मुकदमा लड़ेगा, तब मुकदमा से संबंधित भाषा जो होता है, वकीलों की भाषा अलग होती है। वो जो भाषा बोलेंगे वहाँ वो एक वकालत संबंधित भाषा होगी। तो वही ये कहना चाहते, अब ये यही इसी को कहते हैं विस्तार, बस इतना ही आपको करना है।
कि जैसा विषय होता है, अर्थात वो जिस प्रकार के नाटक कहानी देख रहे होते हैं, जिस समाज को दिखाना चाह रहे होते हैं, उसी समाज के अनुकूल ही वह ग्रंथ या अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार उनकी भाषा प्रौढ़ है, उसमें एक प्रौढ़ता है, उसमें एक गंभीरतापन है, जो कि अच्छे अच्छे शब्दों के प्रयोग से ही आती है। और परिमार्जित खड़ी बोली का भी उन्होंने प्रयोग किया है, अर्थात ऐसी खड़ी बोली जिस मारा गया हो, जिसमें अनेक प्रकार परिवर्तन करके का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने ग्रंथों में भाषा का विशेष ध्यान दिया है, और इनकी भाषाओं में अन्य सभी भाषाओं से हिंदी, उर्दू, ठीक है, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का मिश्रण रूप मिलता है। क्योंकि उस समय अर्थात 1904 में इनका जन्म हुआ है। तो इस समय अब बहुत सारे जो विदेशी आक्रमण किए थे या जो भी था, समाज में बहुत सारी भाषाओं का प्रचलन था, तो इसलिए इन्होंने अपने ग्रंथों में जो किया है। ये कॉमन सी बात है, ये आप ये बात लगभग सभी कवियों में लिख सकते हैं, क्योंकि हम आप एक तरह से खिचड़ी भाषा बोलते हैं। खिचड़ी मतलब मिला हुआ। खिचड़ी देखिए आप, उसमें गाजर भी डाल रहे हैं, पालकी भी डाल रहे हैं, आलू भी डाल रहे हैं, जो भी मिल जाए सब खिचड़ी में डाल दिए। तो वही होता है, हम लोग शुद्ध एक भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, लोग मिला हुआ बोलते हैं। तो इसलिए कवियों के ग्रंथों में, ठीक है, जो भी वो ग्रंथ लिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अब देखिए, तीन शब्द था, इसी का आपने अच्छा लाइन में बोला ना, यही है विस्तार और कुछ नहीं। फिर शैली कैसी है, दो चीज होता है, एक होता है भाषा, एक होती है शैली। ये आप ध्यान देंगे। भाषा मतलब हो गया जैसे खड़ी बोली हो गई, गुजराती भाषा, मराठी भाषा, इस भाषा, हिंदी भाषा, फारसी, ये भाषाएं हैं। लेकिन शैली, शैली मतलब समझ चाहिए। हाँ, शैली ना, शैली का मतलब होता है तरीका। शैली का मतलब किस तरीके से आप अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, आपकी बातों में क्या चीजें हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने लिखा विचारात्मक, फिर लिखा गवेषणात्मक, फिर लिखा अब इसी का विस्तार आप कर सकते हैं। इनकी जो शैली है, अर्थात भाषा के लिखने का जो तरीका है, वह क्या लिखा है उन्होंने, विचारात्मक। अर्थात ये ऐसी भाषा का प्रयोग या ऐसी शैली में अपने ग्रंथ को लिखते हैं जो पाठक को, पाठक माने पढ़ने वाला, पाठक माने पढ़ने वाला, ठीक है, जो पाठक को क्या करता है, विचार करने पर मजबूर कर देता है, कि आप उनकी कहानियों को, नाटकों को, उपन्यासों को पढ़ने के बाद एक बार चिंतन करते हैं कि वास्तव में ऐसा ये अथवा ये जो चीजें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं। क्या रहा क्या, भाई हम आपसे कुछ बात कहें, अब आप उस पर चिंतन करो कि नहीं भैया बहुत सही, ठीक नहीं। ये होता है विचारात्मक, मतलब जो आपको प्रेरित करे, आपको अपने लक्ष्य की ओर भेजे, आपको अगर गलत राह पे चल रहे हैं तो वो दिखाए कि आप गलत हो, आप उस पर विचार करो। ये होता है विचारात्मक। तो मतलब समझ गए ना कि इनके ग्रंथ में ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के लिखा गया है जिस पर यह समाज उन ग्रंथों को पढ़ करके विचार चिंतन कर सकते हैं, अपने समाज के ले जा सकते हैं, ऐसे समाज को सुधार सकते हैं, ठीक नहीं। फिर दूसरा क्या लिखा है, गवेषणात्मक। गवेषणा शब्द एक होता है, गवेषणा में अगर हम संधि पूछे, कौन सी संधि है, कौन सा संधि है, दोहराओ भुलाई, पढ़ा क्या करें, दोहराएं, गोधन एषणा आयादि संधि, ओ का अव हो जाए, हाँ, कि वही हमारे अव है, अव, और यहाँ एषणा, फिर इसके बाद देखिए इसमें मिल गया तो पूरा पूरा ग हो गया, और एक इसमें मिल गया तो वे हो गया, समझिए ना। अब देखो, वो मतलब होता है गाय, वो माने गाय, और ईश्वरा में इस धातु है, ठीक है, खोजने के अर्थ में, खोजने में,
गाय की खोज करना। दूसरा का अर्थ क्या है? गाय की खोज करना। मतलब समझो आप, पहले क्या होता था, लोग गाय चराने ले जाते थे जंगल में। जंगल बहुत सारा रहता था। आज की तरह थोड़ी ना एक दो चार अच्छा पेड़ दिख गया है बस, बहुत सारा जंगल। अच्छा, अब बच्चे बहुत सा अच्छा, गायें भी बहुत, दो दो सौ, डेढ़ डेढ़ सौ सब अपना अपना लेके जाते थे बच्चे चराने के लिए गाय जंगल में। अब गाय छोड़ दीजिए, सब अपना खेल रहे हैं, खूब चल रही हैं मनमानी। कितना दूर जाएंगी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अपना खेल रहे हैं। जब शाम होता था, जब वो लोग लौटने लगते थे चरवाहे, तब वो गायों को इकट्ठा करते थे। तो कोई गाय कहीं दूर चली गई, तब उसको खोजने के लिए लोग निकलते थे। उसे कहते थे, समझ, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सर्च। पीएचडी की डिग्री लोग लेते हैं। सर्च, री माने दोबारा, सर्च माने मतलब खोज हो चुकी है, वो चीज है, उसी में फिर से खोज हो रहा। पसंद है ना? गाय थी, अब उसी गाय का ही खोज हो रहा है। कोई नई गाय नहीं पैदा की जा रही, लेकिन गाय की खोज हो रही ना, कि गाय कहीं चली गई। अब क्लियर हो रहा है ना, कि मतलब जैसे आज भाई भाई वैज्ञानिक बहुत सारे हुए, सबने खोज किया, फिर भी खोज चल रहा है, नहीं चल रहा। अर्थात उसी चीज को दोबारा देखा जा रहा है, कि हो सकता है कुछ छूट गई हो, उसको हम बता देंगे। ये होता है। तो गवेषणा मतलब खोज, ठीक है। पहले गाय की खोज होती थी, अब नई नई। बात क्लियर है ना? यही है गवेषणा। तो इनकी जो शैली होती थी, वो गवेषणात्मक शैली थी। अर्थात ऐसा लगता था जैसे ये अपने विचारों से, अपने ग्रंथ, उपन्यासों या नाटकों या कहानियों या अपने रचनाओं के माध्यम से समाज को एक खोज की ओर ले जाते थे, जिसे समाज पढ़े, चिंतन करे और एक नया विचार उससे उत्पन्न होकर के आए, जिसे समाज आगे बढ़ सके। थी, अर्थात बहुत अच्छे से ये व्याख्या। ये बात समझ, ये डिब्बा में तो छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन आप इसी को इसी तरह से विस्तार कर देंगे। मूल शब्द पकड़िए, तीन ठो है, तीन ही शब्द का विस्तार कर देंगे। देखिए, जो व्याख्या प्रवक्ता होता है, बोलने वाला, वो एक शब्द लेता है, उसी शब्द पे पता चला वो घंटों बोल रहा है। होता ही नहीं होता, वही चीज ये है। हम बहुत कम बता पा रहे हैं, बताने वाले इसका बहुत विस्तार कर सकते हैं। अगर इनके हम ग्रंथों को पढ़े होते हैं अच्छे से, कोई ग्रंथ है, हम अगर पढ़े होते, लिखने में बहुत सारे लिखे होंगे, अगर चारों छठ हम पढ़ते तो वो बातें समझ में आती, तो हम बताते कि देखो यहाँ पर ये इन्होंने लिखा, ये देखो गवेषणात्मक, ये व्याख्यात्मक है कि नहीं है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। प्रमुख रचना में है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, पाद। अब देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है भारत की एकता, इसका मतलब भारत अखंड है। अब अखंड था, लेकिन अब इसका क्या हो रहा है? खंड खंड हो रहा है। भाई देखिए, राज्य के नाम पे अलगाव हो रहा, फिर गांव के नाम पे अलगाव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं। भाषा के नाम पे, धर्म सारा आधार है, जिससे भारत को टुकड़ों में बांटा जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो अलग बात है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, भारत की एकता। अब इन्होंने इसका मतलब बताया होगा कि हमारे पूरे भारतवर्ष को एक होना, एकता उनमें होनी चाहिए, अखंड का अलगाव नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये विचार करने वाला ग्रंथ है कि नहीं। तभी ने कहा विचारात्मक। इसका मतलब जब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो ये बताएंगे ना कि कहाँ हमारा भारत अलग हो रहा है और कहाँ को एक करने की जरूरत है। अब खोज भी किए होंगे, इसमें गवेषणा भी किए होंगे, क्योंकि जब वो पूरा सर्च करेंगे, पूरी भारत को घूमेंगे, टहलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तब ना आप जान पाओगे कि कैसे भारतवर्ष अलग हो रहा, कैसे उसकी एकता होने की जरूरत है। तो गवेषणा भी किए होंगे, फिर उस पर चिंतन किए और उन्होंने लिखा। हम आप भी चिंतन करें, अच्छे से उसकी क्या किया, व्याख्या की। तीनों चीजें यहाँ आप दिखा, कहने मतलब ये ग्रंथ ही बता देता है कि वास्तव में इनकी रचना कैसी है, क्या वो गवेषणात्मक है, ज्ञानात्मक है या व्याख्यात्मक। ये चीज जान लीजिएगा, हर एक राइटर के ग्रंथों में ये तीनों विशेषताएं पाई जाती। तो इसलिए ये बात आप किसी भी राइटर में लिख सकते, कोई दिक्कत
ये कॉमन हो। भाषा शैली विचार और ये भाषा और शैली दोनों लगभग कॉमन होती। जो मुख्य बातें हों अलग से वो भले लिख दीजिए, ठीक। फिर कल्प वृक्ष माने जानते हैं? बरगद के जो पेड़ है उसी को कल्प वृक्ष का फिर वाग्धारा है, मातृभूमि, इनकी रचना, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से पृथ्वी पुत्र इनका एक कल्प वृक्ष है, ठीक ना। साहित्य में स्थान, अब साहित्य माने समझा था, ग्रंथ। साहित्य माने जैसे आपका निबंध हो गया, उपन्यास, सबके सब क्या है साहित्य। अब बहुत सारे साहित्यकार हुए, बहुत सारे राइटर हुए, बहुत सारे लेखक हुए, लिखा है। अब उनमें इनका क्या स्थान, तो कहा कि ये साहित्य में इनका क्या स्थान है, तो निबंधकार, टीकाकार, साहित्यिक ग्रंथों तक के रूप में इनकी ख्याति माने सिद्धि, मान सम्मान। ये अच्छे श्रेष्ठ निबंधकार हैं, ये आप इम्पोर्टेंट कर, ठीक है, कि कैसे श्रेष्ठ एक निबंधकार। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 18 सॉरी 1900। बात क्लियर एकदम ना, कोई दिक्कत? अब तो लगभग चीजें समझ गए हैं, अब खाली हमको जल्दी से पढ़ देना, यही मूल था। अब देखिए वही चीज फिर नीचे में लिखी है, कोई अंतर तो रहे, कुछ भी अंतर नहीं, वही चीज है। बस ये है कि वहाँ इंपॉर्टेंट करके आप में, अगर आपको एग्जाम में उतना भी याद है तो भी आप विस्तार करके लिख सकते। बात क्लियर ना एकदम, तो इसलिए वो जरूर याद कर लिया करें, भले पूरा मत याद करिए, वो आपको याद होना। देख लिखा, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में, लाइन कर लीजिए, मेरठ जनपद के खेड़ा में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ थे, अतः इनके लखनऊ, तो 1929 लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की परीक्षा, 1929 में क्या किए हैं, MA। ठीक, तदनंतर माने उसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। संग्रहालय म्यूजियम जिसको कहते हैं, जहाँ जो पुराने चीजें रखा गया होता है, गए हैं वहाँ, ठीक है, तो वहाँ पे। और 1941 ईस्वी में इन्होंने PhD तथा डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाणिनिकालीन भारतवर्ष विषय पर शोध की, ये इंपॉर्टेंट। जैसे अगर एग्जाम में क्या दे दिया कि पाणिनिकालीन भारतवर्ष इस विषय पर किस राय शोध की जाए, तब आप बताओगे ना वासुदेव शरण जी ने किया। मैंने इनका जो रिसर्च का विषय था जिस पर इन्होंने शोध किया था, उस विषय का नाम क्या है, पाणिनिकालीन भारतवर्ष। 1946 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटी म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंद विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय पर नियुक्त, ठीक है ना। कब, 1951 ईस्वी में का विद्यालय के इसी से जुड़ा हुआ विद्यालय है, कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में ये प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुई, ठीक है। फिर 1952 है गया है, 1900 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से के रूप में नियुक्त हुए थे। व्याख्यान का इनका विषय था पाणी, तो ये पाणी पर ही ज्यादा। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, ये नागपुर में है, और भारतीय संघ नाम था ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट आदि पद पर भी पूछ लीजिए। मतलब इतना ये काम की फाइन आर्ट, तो आपको पूरा नहीं याद है, 2 4 याद। अग्रवाल जी ने पाली
संस्कृत देख रहे हैं ना, अंग्रेजी आज भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। 1907 में हिंदी के साथ निबंध हो गया। अब देखिए यहाँ तक जो बातें कही गई वो कहते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक है, यही जीवन परिचय है। मतलब बस जीवन परिचय, परिचय मतलब जानकारी देना के बारे में, जीवन के। तो व्यक्ति का जन्म से मृत्यु के बीच में जितना भी क्रियाकलाप किया है, उन सारी चीजों को अगर आप व्याख्यान कर रहे हैं तो भाई क्या है, जीवन परिचय। बात क्लियर हो रहा है ना। अक्सर सभी बच्चे परेशान हैं, जीवन परिचय कैसे लिखे, साहित्यिक परिचय कैसे लिखे, सब परेशान है। क्या मेरे शुद्ध शब्द जो बोल का रहा है जीवन परिचय हो तो सिर्फ जीवन के विषय में लिखो आप। अगर अब भाई जीवन का मतलब जन्म से मृत्यु के बीच में सारे क्रियाकलाप, तो आप उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, किस स्थान पे उनका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ किए, कितनी डिग्रियां हासिल किए, क्या क्या किए, उनको कब सरकार ने पुरस्कृत किया, किस ग्रंथ पे उनको पुरस्कार मिला, ठीक है। अब वो कौन सी रचनाएं लिखी हैं, क्योंकि सब तो वो जीवन काल के ही विषय में है ना, ये सब जीवन परिचय में आ गया। लेकिन जब आता है साहित्यिक परिचय, तब उसमें आप ये जो जन्म मृत्यु माता पिता गांव घर द्वार लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बताने वाले सब बताते नहीं, वो भी लिखिए। जबकि उस भाई लिखा क्या है, साहित्यिक परिचय, माने इनके साहित्य के बारे में बताइए कि इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे और उन ग्रंथों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये होता है साहित्य। लेकिन लोगों के दिमाग में ये होता है नहीं, हमको वो भी लिखना है इसी में, तो क्या मतलब है उसको साहित्यिक परिचय बोलने का, जीवन परिचय बोल देता। ताकि जीवन परिचय में सब आ रहा है ना। साहित्यिक परिचय का मतलब स्पष्ट एकदम आप साहित्य के बारे में बताओ कि ये ग्रंथ यही है, ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों की इन यह विशेषताएं हैं, इस ग्रंथ पे विशेष पुरस्कार मिला है, समझने नहीं, उस ग्रंथ की भाषा कैसी है, शैली कैसी है, ये आप लिखना बस। जीवन परिचय बस इतना ही है, इसके आगे अब लिखेंगे तो साहित्यिक परिचय है। बात समझ रहे ना। देखिए तो ये चीजें आप याद कर लीजिए, जैसे मुख्य रूप से क्या था, जन्म, स्थान, ये बस समय बिताए, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से की, फिर इसके बाद पूरा था पद पर रहे, 1941 में पीएचडी और में डीलिट की उपाधि धारण किए हैं। एंड पीएचडी का जो विषय था कालीन भारतवर्ष था, समझना ना। 1946 से 51 तक इस म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारत पुरातत्व विभाग के कार्य बड़ी प्रतिष्ठा वो किए। तो मतलब अगर इस अब यहाँ वाला जो चीज़ है, अगर दो चार याद है तो कोई दिक्कत नहीं, सुन लिखिए। बहुत जरूरी नहीं पूरा एकदम लाइन बाई लाइन आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप मृत्यु के विषय, फिर नीचे देखिए अब क्या लिखा है कि भारतीय संस्कृति, पुरातत्व, प्राचीन इतिहास के ज्ञाता। अब ये विशेषता है किसकी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। ये भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से जानने वाले। पुरातत्व, पुरातत्व माने जो प्राचीन काल की जो चीजें हैं, जो मूर्ति, जो खुदाई होता, सभ्यता कैसी कैसी थी उसी सारी होती पुरातत्व। प्राचीन इतिहास के ज्ञाता, प्राचीन इतिहास, तो ये इनकी विशेषताएं होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल जी के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से इतिहास में लाने की इच्छा थी। अब देखिए ये मूल चीज है, ये क्या है, प्राचीन इतिहास के ज्ञाता हैं, पुरातत्व हैं और भारतीय संस्कृति बड़े अच्छे ज्ञाता थे। तो ये चाह रहे थे हमारा जो भारतीय संस्कृति है वह शोधकर्ताओं का एक मूल विषय केंद्र हो। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से, अनुसंधान खोज करना, प्रकाश में लाने की इच्छा थी कि लोग जाने भारतीय संस्कृति एक ऐसी महान
सारे रिसर्च किए जा सकते हैं। बच्चे इसको अच्छे से अध्ययन करके वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। अब देखिए, ये निबंध के विषय में ये यही साहित्यिक परिचय है। अब इनके ग्रंथ कैसे हैं? इनके ग्रंथ अनुसंधानात्मक हैं, खोज करने योग्य हैं। अर्थात आप इनको ग्रंथों को पढ़ोगे जब, तो आपको उन विषयों से संबंधित चीज़ों को मन करेगा, इच्छा होगी हृदय से कि हमको भी इस विषय पर चाहिए। तो इनके ग्रंथ कैसे? अब इनके ग्रंथ निबंधों की विशेषता क्या हो गई? इनके निबंध अनुसंधानात्मक हैं, जिस पर हम रिसर्च करके, यही बात लिखा है ना। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृतिक के अनेक ग्रंथों का संपादन किया, माने लिखा। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता, अध्येता मीन्स अध्ययन के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। माने ये सब, ठीक है। तो भारतीय साहित्य और संस्कृति मूल विषय, अच्छा पाठ का नाम भी यही है। तो मूल विषय यही है कि भारतीय जो साहित्य है, भारत के जो ग्रंथ हैं, जो सभी राइटरों ने लिखा है, चाहे वह प्राचीन काल के राइटर हों, चाहे आधुनिक काल के हों, चाहे मध्यकाल के हों, किसी भी समय के जो राइटर हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, उन भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्ययन। बात समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल सी बात आप यही लिखोगे कि पुरातत्व, अरे भारतीय संस्कृति, पुरातत्ववेत्ता और प्राचीन, वासुदेव शरण अग्रवाल का जो विषय रहा है, ग्रंथ है, वह पूर्णतः भारतीय संस्कृति, सभ्यता या भारतीय जो प्राचीन साहित्य हैं, उनसे संबंधित। इनके ग्रंथों में जो ऐसे निबंध है, तो निबंधों में इन्होंने मूल विषय इनका क्या रहा है कि इनका जो निबंध है वह अनुसंधान। अतः उन निबंधों को हम पढ़ करके, बात समझ में आ रहा है ना? इस तरह से ये साहित्यिक परिचय यहाँ शुरू हो रहा। ठीक, और देखिए क्या है, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, ठीक ना। क्या कहा? कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, कल्प, वाग्धारा, ये रचनाएं हैं, इसको याद कर लीजिएगा। आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने वैदिक साहित्य माने वेद के जो ग्रंथ लिखे, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक, देखा है ना, खोज करने योग्य लेख लिखे। तो ये इनके देखिए विषय, वैदिक साहित्य जो भी थे, दर्शन है, भारत है, इस इन ग्रंथों को आधार बना करके इन्होंने अनेक गवेषणात्मक रचनाओं को, आलोचना के क्षेत्र में देखिए, अब खाली सब बातें हो रही, यहाँ गवेषणात्मक हो, यहाँ हो गया। इसके पहले निबंध वाले में क्या था? अन्वेषणात्मक। अब आलोचना मतलब आप समझिए कि किसी भी विषय के विशेषताओं को भी बताना, गुण और दोष दोनों को बताना, क्या होता है? आलोचना, ठीक है। तो आलोचना के क्षेत्र में वासुदेव शरण का नाम आदर से, मान सम्मान से लिया जाता है। इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ ग्रंथ पद्मावत की संजीवनी, ये आप याद करेंगे, ऐसे दे देगा कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल की कैसी रचना। अब दे दिया निबंध है, दे दिया ये उपन्यास है, कहानी है, अथवा आलोचनात्मक ग्रंथ है, क्या ग्रंथ। तरह से 5 आप में 20 ठो नहीं रहेगा, 6-7 ठो, और लिखित रूप में भी रहता है। तो इस तरह के प्रश्न कहा, तथा हर्षचरित की ठीक अध्ययन, ये भी आलोचनात्मक, ठीक है। क्या है? हर्षचरित का, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनकी लिखी और संपादित ग्रंथ क्या है? ज्योति, कला और संस्कृति, ये बहुत पूछा जाए। सावित्री, कादम्बरी बहुत पूछा,
पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, 3 ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर ये पोद्दार अभिनंदन और फ्लावर संहिता। बात क्लियर है ना, ये याद होना चाहिए। बाकी इधर है और कल्पलता वाग्धारा, ठीक है। ये डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के कृतित्व एवं यश का अमर आधार उनके संस्कृत एवं हिंदी के अनेक ग्रंथ, सांस्कृतिक माने इनको जितना मान सम्मान मिला है रचनाओं के आधार बना, उसमें संस्कृत और हिंदी की प्रमुख ग्रंथों पर इन्होंने आधार बना के जो लिखी, जैसे पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक उनकी ग्रंथ कृति है, भारत विधा का अनुपम ग्रंथ है, ठीक है। कौन सा? तो पाणिनिकालीन भारतवर्ष। अब पाणिनि कहाँ संबंधित है? यह संस्कृत से संबंधित है, ठीक है। तो पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक उनकी कृति भारत विधा का ग्रंथ है। अब ये संस्कृत से संबंधित ग्रंथ है। इनमें उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्याय, देख रहे हैं ना, के माध्यम से भारत की संस्कृति और जीवन दर्शन प्रकाश डाला है। सोचिए कितनी बात। अच्छा, अभी हम आप पाणिनि अध्याय जो लिखे हैं व्याकरण ग्रंथ, खाली हम संधि समास कारक यही सिद्ध करने वाली उसी को पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए ये भी एक इंसान, इन्होंने उस व्याकरण ग्रंथ में भी भारतीय संस्कृति सभ्यता को का खोज की, उसके विषय में लिखा है। इस ये ग्रंथ महान हुआ ना इसी वर्ष, इसीलिए तो वही बता रहे हैं। उन्होंने भाषा एवं साहित्य के माध्यम से भारत का पुनः अनुसंधान और उसमें वैज्ञानिक तर्कपूर्ण पद्धति का प्रयोग किया। यह ग्रंथ विश्वकीय रूप। अब यहाँ एक सिर्फ ग्रंथ उठाए पढ़ने का, तो देखिए ऐसे आप इसको पूरा पढ़िए। जैसे भाई जो साहित्यिक परिचय है वो 4 लाइन 5 लाइन बच्चे सोचते हैं एकदम सरल से सरल मिल जाए और से याद करके लिख लें, तो वो उसमें नंबर आपको जो 5 नंबर का 2 नंबर मिले, 3 नंबर मिले, पूरा 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 नंबर आप नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ लिखना हो, तो ये बात आराम से आप लिख सकते हो, है कि नहीं। ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनके रचनाओं का या इनका जो यश दुनिया में फैला, उसमें मूल रूप से के ही विषय के जो ग्रंथ थे वे ही थे। जैसे इन्होंने क्या लिखा ग्रंथ? पाणिनिकालीन क्या है? भारतवर्ष। इसका मतलब पाणिनि के समय, कालीन में समय, पाणिनि के समय भारतवर्ष कैसा था? अभी हम कैसे पता लगाएं? उस समय तो हम तो थे नहीं। भाई पाणिनि जी कब के थे? ये 1904 में पैदा हो रहे हैं। लेकिन जब आप उनके ग्रंथों को पढ़ोगे, उस पर सोचोगे, चिंतन करोगे, खोज करोगे, तब ना समझ में आएगा कि हाँ देखिए इन्होंने ये सूत्र लिखा है, इस आधार पे लिखा है, इसका मतलब उस समय समाज में ऐसा चीज चल रहा होगा। ये नहीं है खोज। तो इन्होंने पाणिनि शिक्षा, अरे पाणिनिकालीन भारतवर्ष इस ग्रंथ में पाणिनि अष्टाध्याय को आधार बना करके भारत के बारे में लिखा हुआ है कि नहीं। और उसमें उन्होंने भाषा एवं साहित्य के माध्यम से पुनः भारत का, तो ये चीज जब आप पढ़ेंगे तो 4 लाइन लिखा, दो तो लाइन लिख ही लेंगे आप। 4 लाइन के ऊपर 2 लाइन यहाँ 2 लाइन यहाँ, तरह से हर चीज आप दिखा दे रहे हैं। तो ये जरूर आप इसको अच्छे से अध्ययन कर मतलब पढ़िएगा, अगर ये याद रहेगा तो इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर कहा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा। अब यहाँ देखिए भाषा शैली की बात। अब आप यहाँ हेडिंग भाषा लिख सकते हैं, अलग लिख दीजिए, शैली अलग लिख दीजिए। ये थोड़ा सा परिचय हो गया कॉमन। साहित्यिक परिचय जैसे लिखे आप, तो साहित्यिक परिचय में इतना दिखाएं, पूरा पूरा मत एकदम लिखिएगा। आप पढ़ लिए तो कहते नहीं भाई, इसे अगर आप धान या पानी हाथ में ले लीजिए, एक उजरी, 1 किलोमीटर जाइए, 1 किलोमीटर बहुत हो गया, 20 से 25 कदम जाएंगे आप, तो पता चला कि थोड़ा बहुत चूते चूते आधा गिरते गिरते आधा ही बचेगा। ये होता है एग्जाम में, जब हम एक मुट्ठी भर के चौचक जाएंगे ना, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते इतना ही बचेगा, नहीं इतना ही हम लिख के आते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़े हैं
तो इतना ही में आप मूल बात लिखेंगे, सही सही चीज़ें, और थोड़ा अपना विस्तार कर देंगे तो है कि नहीं। लेकिन हम लोग सोचते हैं तू वही 4 लाइन पढ़ ली इतना ही हो जाए तो नहीं कह दे, वहाँ जाएंगे और कम हो जाएगा। है। तो कहने का मतलब जैसे पाणिनिकालीन भारतवर्ष ये आपके दिमाग में याद होना चाहिए। आप पाणिनि संस्कृत की राइटर हैं, सारी हैं, का मतलब ये संस्कृत ये आप लिख सकते हैं, नाम के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिए। तो कहा वासुदेव शरण भाषा कैसी है, तो विषयानुकूल है, अर्थात जैसा विषय मास के विषय में लिख रहे हैं, मास के अनुकूल वो भाषा। अगर वह किसी गरीब के विषय में लिख रहे हैं, गरीब से संबंधित जो बातें होती हैं उससे का प्रयोग। अगर किसी अमीर उस कोट की बेटी का जो विषय वैसी प्राण परिमार्जित परिमाण जो वही अभी ऊपर आया था। ये मुख्यतः इन्होंने इतिहास पुराण धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में शब्द चयन, अर्थात जो इतिहास पुराण धर्म और संस्कृति के मूल शब्द थे उन्हीं शब्दों का इन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है। कि इतिहास का अलग अपना भाषा, पुराण में अलग चीज़ें लिखी, धर्म में अलग लिखा है, जो चीज़ें जो शब्द हैं उन्हीं को लेकर के इन्होंने शब्दों के उनके मूल अर्थ में प्रयुक्त किए। संस्कृत निष्ठता माने संस्कृत भाषा ठीक है के कारण कहीं कहीं पर इनकी भाषा कैसी हो गई है, दुरूह माने कठिन हो गई, थोड़ा समझने में कठिनाई हो, कारण संस्कृत निष्ठता माने इनकी भाषा में संस्कृत भाषा जिसके कारण क्या हो कठिन हो शब्दों को। अच्छा, इनकी भाषा में देशज भाषाएं कितने कई प्रकार को जानते हैं, तत्सम है, तद्भव है ना, और कौन है देशज है, और एक विदेशज है। तो आगत सब देश से जो तो देशज देश प्लस ज जो देश में उत्पन्न हुआ, जो हम आप गांव की भाषा बोल रहे हैं कॉमन भाषा, वही क्या है देशज। शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया, मैंने संस्कृत के ग्रंथों संस्कृत की भाषा का बहुत अधिक प्रयोग किए, उसके बाद देशज शब्द प्रयोग किए। इनकी भाषा में उर्दू अंग्रेजी के शब्दों मुहावरों कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता, मतलब हैं लेकिन कम हैं। इनकी मौलिक रचनाओं में, मौलिक माने जो इनकी खुद की रचनाएं मूल रचनाएं उनमें संस्कृत की सामासिक शैली का प्रमुखता है। माने संस्कृत भाषा का जो सामासिक शब्द है माने समास हुए ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। तथा भाष्य, भाष्य मतलब होता है व्याख्या, भाष्य माने व्याख्या, व्याख्या में व्यास शैली, व्यास मतलब होता है खंड, व्यास माने टुकड़ा, समास का विलोम पूछा जाता है क्या है तो आप व्यास बताएं, क्या बताएंगे। समास माने एक मिलाना और व्यास माने अलग कर, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो व्यास शैली माने अलग अलग करके प्रयोग किया। इनकी शैली, अब यहाँ देखिए शैली शुरू, ठीक ना, क्या क्या शुरू हो गया यहाँ पे शैली, तो भाषा आपका यहाँ से। तो बस अब देखिए काल लिखे ये भी हम बताएं ना, जितने भी राइटर हैं सब में संस्कृत हिंदी अंग्रेजी फारसी उर्दू इन्हीं भाषाओं का है ना, मुहावरा कहावत ये सब में लिख दीजिए आप, कोई भी राइटर हो, क्योंकि सब उसी समय के हैं, सब में ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, बात समझ ना। तो बस कि इनकी जो भाषा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की वह विषयानुकूल प्रौढ़ व्याख्यात्मक है। इन्होंने जैसा विषय रहा उसी विषय प्रयोग किया है, और इन्होंने इतिहास पुराण धर्म संस्कृति आदि से ही शब्दों का चयन और विषय अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया। इनकी भाषा संस्कृत संस्कृत निष्ठता ये शब्द बोल पा रहे हैं तो आप लिख दीजिए कि संस्कृत भाषा कर दिया जिसकी ध्रुव हो गई है, कठिन हो गई। इसके अतिरिक्त इन्होंने देशज भाषा उपयोग किया है, देख रहे हैं ना, इनकी भाषाओं में हिंदी उर्दू
अरे मतलब उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आज भाषाओं का प्रयोग तो है, लेकिन बहुत कम है, उसका अभाव है। मुहावरा, कहावत भी प्रयोग किए हैं, लेकिन बहुत कम किए हैं। बस ये इसी तरह से क्लियर हो रहा है ना अब? आप शैली पर देखिए। ये चीज़ें हैं। बात समझ में आ रहा ना अब? देखिए, ये बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत सरल भी नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि जो मूल-मूल चीज़ें अगर वही आप याद कर ले रहे हैं, मूल-मूल चीज़। मूल चीज़ का मतलब मूल शब्द। तो भाषा शैली में 3 चीज़ें था, प्रौढ़ता है, व्याख्यात्मक है और क्या है? अनुसरणात्मक है या गवेषणात्मक है कि नहीं? वो पकड़ लिए, संस्कृत शब्द पकड़ लिए, देशज शब्द पकड़ लिए, अन्य भाषा भी थोड़ा-थोड़ा दे दिए, पूरा भाषा से रचनाओं को याद कर लिए, निबंध को उनका मूल निबंधकार के ही रूप में प्रचलित है, वो चीज़ें आपके दिमाग। और फिर ये आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे। यही 3-4 शब्द हैं, 3-4 चीज़ें हैं। अगर आप इसको अच्छे से आप इनका नाम परिचय लिख सकते हैं। अब शैली में थोड़ा-सा देखिए इन्होंने, तो इनकी शैली पर गंभीर व्यक्तित्व की गहरी पड़ी हुई। व्यक्तित्व मतलब होता है व्यक्ति की अपनी सोच, अपना व्यवहार, ठीक है? अपना चरित्र। तो जैसा व्यक्ति का चरित्र होता है, जैसा व्यक्ति का व्यवहार होता है, सोच होती है उसी। जैसे आप अगर पैसे के बहुत अधिक पीड़ित हैं, आप पैसा नहीं है, गरीबी की स्थिति में हैं, समाज में आपको उतना तो आप जब भी व्याख्यान करने का, बोलने का मौका मिलेगा तो आप तुरंत आएँगे और इसी चीज़ को सबके सामने बोलेंगे, देखो हमारे पैसे हैं। जहाँ जाते हैं हमारे साथ ये समस्या, हमारा कोई नहीं है, दुनिया कहानियाँ बताएँ। क्यों? क्योंकि आप उस विषय को झेल रहे हैं। अब अगर आपके पास पैसा है, अमीर हैं, तो आप उस स्थिति की बात करेंगे। तो व्यक्ति जिस चीज़ को झेलता है, जो चीज़ें उसके अपने जीवन में अनुभव करता है, उसी चीज़ का व्याख्यान कभी भी आप देखिए। जैसे अगर कोई मान लीजिए रेल में उसका चाहे रेलवे में काम कर रहा है, रेल कर्मचारी है, ड्राइवर है, ड्राइवर से संबंधित बात करेंगे। अगर कोई पुलिस है, तो जब आप उसके साथ बैठेंगे तो हमेशा मुस्लिम की बात, ये वो पुलिस से संबंधित बात करें। अगर कोई फौजी है तो फौज से संबंधित हम यहाँ गए थे वहाँ दुनिया कहानी। कोई अध्यापक है तो बच्चों का के बीच में जो उनका अपना अनुभव रहा वो शेयर करेंगे। तो सब अपने अपने हिसाब से अपनी बातों को बताते हैं। वही चीज़ यहाँ है। तो इन्होंने कहा कि इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप पड़ी है। जैसा इनका था वैसे इन्होंने शैली में ये गंभीर अध्येता माने करने वाले एक चिंतक रहे हैं। माने अच्छे से गंभीरता पूर्वक करते थे। आओ अच्छे से ये गंभीर अध्येता और चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का एक शोधकर्ता, विवेकशील विचारक और एक सहृदय कवि के योग से हुआ है। इसलिए इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक माने प्रकाश, चिंतन की गहराई, भावोद्रेक की तरलता, भाव की भावनाएं हैं एक साथ लक्षित होती। सामान्यतः इनके निबंध विचारात्मक शैली में है। विचारात्मक अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के उदाहरण प्रस्तुत करना, अर्थात अपने जो निबंध है उनमें जो भी चीज़ें व्यक्त करते हैं, बताते हैं, उसमें इनका सहज स्वभाव ही रहा। उदाहरण बहुलता इन निबंध, अर्थात ये कोई बात अपने निबंध में कहते हैं तो उससे से संबंधित उदाहरण भी देते कि ज़्यादा इनके पास ज्ञान होता। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना? शैली में बस अगर इतना ही लिखना चाहें तो बस इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। इनकी शैली एक गवेषणात्मक शैली के रूप में है, विचारात्मक शैली के रूप में है, क्योंकि ये एक अच्छे अध्येता, एक विचारक के रूप में उन्होंने बहुत अधिक अपने ग्रंथों में चिंतन विचार करने योग्य चीज़ों को लिखा।
जिनके जितने भी निबंध लिखे हैं सब कैसी हैं, ठीक है। अब आता है इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति उदात्त रूप व्यक्त, उदात्त माने श्रेष्ठ। इनके कथन प्रामाणिक हैं, कोई लांग लपेट नहीं है, झूठ, जो भी चीजें वो प्रमाणिकता के साथ बोलते हैं। इनकी शैली में आत्मविश्वास की, पूरे विश्वास के साथ लिखते हैं, कोई इसमें डर भय नहीं है। इनकी शैली का प्रधान रूप कैसा है, विवेचना। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, कार्यशीलता, विद्वता, ये चिर स्मरणीय रहेंगे। स्मरणीय माने याद करने योग्य, और चिर माने बहुत समय, बहुत समय रहेंगे। तो ये भी इनकी शैली में आ जाएगा, ठीक है। तो शैली देखिए यहाँ चल रहा है, बात क्लियर हो रहा है नहीं। क्या लिखा, इनकी शैली इनके गंभीर व्यक्तित्व की एक गहरी छाप रही है, अर्थात जैसा इनका व्यक्तित्व था वैसे ही लिखा है, ठीक है। यह एक गंभीर अध्येता चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सचेत शोधकर्ता विकसित। आपको ये चीजें माने कठिन कठिन लग रही, नहीं याद है, कोई बात नहीं है, कुछ चीज आप याद करो। जैसे एक गंभीर, जैसे इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व का अच्छा, एक अच्छे अध्येता और चिंतक रहे हैं। फिर अगर यही याद आ रहा, आप यहाँ आप यहाँ, इनके निबंधों में ज्ञान का प्रकाश, चिंतन की गहराई और देव तक सरलता एक साथ लक्षित हो। इनके सामान्यतः इनके निबंध कैसे हैं, विचारात्मक, ये आप लाइन लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के लिए उदाहरणों को प्रस्तुत किया, माने जो चीज ये कहते थे उसका एक उदाहरण जरूर दे देते। अतः इनके निबंधों की विशेषता ये रही कि उसमें उदाहरण की बहुत अधिक बहुलता है, बहुत सारे उदाहरण दिए गए। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप दिखाई दिया, ये कथन सारे प्रमाणिक हैं। इनकी शैली में आत्मविश्वास दिखाई देता है, यही सब शब्द विश्वास हो गया, विवेचनात्मक हो गया, भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप हो गया, ये चीज़ आप लिखेंगे, ठीक हो गया ना। ये शैली हो तो भाषा, तीन चीजें आपको मिला। पहला ये मिला कि आप पहले सामान्य जब साहित्यिक परिचय लिखेंगे, क्या साहित्यिक परिचय, इसमें आप लिखेंगे कि भैया पहले आप साहित्य के विषय में बता देंगे, ठीक है, इन्होंने क्या क्या लिखा, कौन कौन से ग्रंथ लिखे, ग्रंथों की विशेषता बता देंगे। फिर उसको बताएंगे, तीसरा है, दूसरा हेडिंग होगा कि भाषा के विषय में लिखे, तीसरा होगा, हो गया साहित्य, बस इतना ही है। भाषा और शैली दोनों जरूर लिखना हो, के बारे में आप दो तीन लाइन लिखेंगे, लेकिन लिखिए कि हाँ इनकी भाषा कैसी है, इन्होंने किन किन भाषाओं का प्रयोग किया है, समझ रहे नहीं, ये जरूर आप लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक सही है ना। बस इतना ही हो गया, आपका जीवन परिचय वही 4-6 लाइन था, फिर साहित्यिक परिचय हो गया। अब इतना जब आप पढ़ के जाएंगे तो उस भाई हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो 10-20 शब्द हैं उस शब्द को याद कर लीजिए, चाहे जो राइटर हो, सब में घुमा फिरा करके आप लिख सकते हो, बस उसका किताब का नाम सही सही हो, जन्म मृत्यु सही सही हो, और उनकी विशेषताएं जो, बाकी सबका सब मिक्स है, ठीक। हाँ, ये नहीं है कि नहीं एकदम रट के जाए एक एक लाइन, नहीं हो पाएगा। अब आपका जो पाठ है इसको नहीं लिखना, ये ये आपका जो पाठ है उसके विषय में दिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है, समझे नहीं। तो कहा प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप, पहली बात ये क्या है, एक निबंध है, क्या है, निबंध है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो कि राष्ट्र का स्वरूप कैसा ग्रंथ है, एक निबंध, इनके पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया। देखिए इनका मूल ग्रंथ क्या है, पृथ्वी पुत्र, जो कि एक निबंध है, इसी से ही, अरे निबंध संग्रह है, संग्रह माने बहुत सारे, माने इसमें बहुत सारे निबंध लिखे गए हैं, उन्हीं में से एक निबंध है राष्ट्र का। अब एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि राष्ट्र का स्वरूप कैसा ग्रंथ है, आप बताएंगे यह एक निबंध है। राष्ट्र का स्वरूप यह वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया, पृथ्वी पुत्र से, ठीक है ना। इनके निबंध में, अरे इस निबंध में लेखक ने यह बताया है
कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर, राष्ट्र माने देश, हमारे हमारे ना किसी भी देश का जो स्वरूप है, आकार है, आकृति है, वह 3 तत्वों को मिलाकर के था। 3 तत्व क्या हैं? एक हो गया पृथ्वी, दूसरा वहाँ के लोग और तीसरा वहाँ संस्कृति कैसी। पृथ्वी, लोग और संस्कृति, इन्हीं तीनों तत्वों से मिलकर के ही पूरा ये जो समाज होता है, जो राष्ट्र होता, पृथ्वी को हम आप माता के रूप में स्वीकार करते, स्वयं पृथ्वी का पुत्र मानना, राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक। राष्ट्रीयता, भारतीयता, एकता का भाव कब होगा? जब हम मानेंगे यह पूरी पृथ्वी हमारी माँ के स्वरूप है और हम सभी इसकी क्या है? संतानें हैं। हम सभी संतान हैं, तो हम सभी आप आपस में क्या हो गए? भाई बंधु हो गए। तो राष्ट्रीय एकता आ गई ना। और राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना, ये मजबूत एक संबंध होना चाहिए। हाँ, तो राष्ट्र के समग्र भूमि में और में, पृथ्वी और लोगों में एक मजबूत संबंध होना चाहिए, बंटवारे की स्थिति नहीं आनी। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार, और मन होता है हृदय को स्पर्श करने। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति की प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष स्वीकार करता है और उससे आनंदित उठता। ठीक है, तो ये रहा इनका ग्रंथ के विषय में। राष्ट्र रूप कैसा, इन 3 तत्वों गुण हैं। इन तत्वों में इन्होंने बताया पृथ्वी, वहाँ के लोग और वहाँ की, यही 3 ऐसे जो राष्ट्र की। तो हमने अभी तक ये जो इनका जीवन परिचय था पढ़ा, कि जीवन परिचय में हम जन्म मृत्यु के कर्मों के विषय में, ग्रंथ, किस ग्रंथ में क्या इनाम, इस सबसे। फिर जब साहित्यिक परिचय आता है तो थोड़ा सा इनकी विशेषता बता करके विषय में, ग्रंथों के विषय में बता देंगे। फिर भाषा शैली, यही साहित्यिक। तो आज के लिए इतना। आप इस जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय करिए, पढ़िए, और आप निश्चित रूप से जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो गद्य हो चाहे वह पद्य हो, आप शुरू से 1 से 5 पाठ तक देखा, पद्य का साहित्यिक परिचय और ग्रंथ पाठ के विषय में कर लीजिए। इसी में आपका सब कुछ आना, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में अथवा तो एक प्रश्न दस उठा, तो अगर इतना भी याद कर लिए तो भी आप अच्छे से, तो इतना ही।